बड़ी चम्मच और सोशल डिस्टेंसिंग ढाबा। मोनू और सोनू दोनों दोस्त रामपुर नाम के गांव में रहते थे। कोरोना काल में दोनों की जॉब चली गई थी, तो दोनों ने मिलकर एक ढाबा खोला जिसका नाम उन्होंने रखा सोशल डिस्टेंसिंग ढाबा। इस ढाबे को खोले हुए लगभग 4-5 दिन हो गए थे, मगर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहे थे। और फिर मोनू और सोनू आपस में बातें करने लगे, यार इस तरह ही चलता रहा तो हमारी कमाई कैसी होगी। हाँ यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर एक दिन उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। दोनों ढाबे के सामने एक दीवार खड़ा करते हैं और उसमें 3 हॉल करते हैं और हॉल में से 3 बड़े बड़े चम्मच बाहर निकालते हैं और उसमें से ही खाना परोसते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। फिर दोनों ने सोचा कि इसका मार्केटिंग करना पड़ेगा और सोनू ढाबे को संभालने लगा और मोनू भेस बदलकर मार्केटिंग करने के लिए चला गया। मोनू थोड़ी दूर पर खड़े कुछ लोगों को बोला, यार आप लोगों ने सुना है यहाँ जो ढाबा खुला है बड़ा ही अमेजिंग है और वहाँ पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है और खाना तो बहुत बहुत लाजवाब है। ऐसा क्या? लेकिन भाई ऐसे इस कोरोना काल में कौन ढाबा जाना पसंद करेगा? अरे भाई एक बार जाके तो देखो फिर बोलना। यार चलो ना, कुछ नहीं होता। वैसे भी अपन पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और वैसे भी मैं अपनी पत्नी के हाथ का खा खा कर बोर हो चुका हूँ। और फिर वहां खड़े सारे लोग ढाबे में चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि बड़ा सा चम्मच तो अपने आप ही काम कर रहा है। यह सब देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। यार ये तो नई प्रकार का चम्मच है जो अपने आप ही काम कर रहा है। और सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। अरे यार, यहाँ तो कोई नहीं है, खाना कौन ऑर्डर लेगा? तभी अंदर से आवाज आता है, क्या खाना है? बस बोलो, आपका खाना आपके पास आ जाएगा। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आवाज तो आ रही है मगर कोई दिख नहीं रहा। फिर कुछ समय बाद अंदर से 3 चम्मच बाहर निकलते हैं और लोगों को खाना परोसने लगते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग बातें करते हैं, अरे यार खाना तो हो गया, अब पैसे कैसे देना है? तभी एक स्पून हॉल से बाहर आता है, इसमें अपना पैसा डाल दो। सभी लोग पैसे देके निकल जाते हैं। ऐसे दिन भर में उनकी अच्छी कमाई होती है। फिर दोनों शाम को मिलते हैं। कितना कमाई हुआ यार आज तो मजा आ गया, खूब कमाई हुई है। दूसरे दिन मोनू फिर मार्केटिंग करता और सोनू ढाबा चलाता। देखते ही देखते मोनू और सोनू का सोशल डिस्टेंसिंग ढाबा बहुत फेमस हो जाता है। लोगों को उनका खाना इतना पसंद आता है कि लोगों को इनके खाने की लत लग जाती है। किसी को घर का खाना पसंद ही नहीं आता और इसी बात का दोनों फायदा उठाने का सोचते हैं और वो लोग खाने के साथ साथ इस स्पून की सर्विस का पैसा ज़्यादा वसूल करने लगते हैं। कुछ दिनों में दोनों का ढाबा इतना अच्छा चलता है और दोनों को इसी बात का घमंड हो जाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये जो ढाबा चल रहा है ना, वो मेरे कारण। कैसे तेरे कारण? मार्केटिंग से पहले कोई ग्राहक आ रहा था, जब से मैंने मार्केटिंग किया तब से देखो कैसे पैसे छाप रहे हैं। बेटा मार्केटिंग कुछ नहीं होता, मेरा खाना ही इतना अच्छा है कि लोग खींचे चले आते हैं। तो पहले क्यों नहीं चल रहा था? शुरुआत में सबको प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक बार स्वाद लग गया, इसी के कारण लोग दौड़े दौड़े आते हैं। अच्छा, तुझे ऐसा लगता है तो तू कल से मार्केटिंग में जा और मैं यहाँ खाना बनाता हूँ, देखते हैं किसमें कितना दम है। मोनू ढाबा देखने लगता है और सोनू मार्केटिंग में लग जाता है। जैसे ही सोनू किसी अनजान लोगों के पास जाता ढाबा के बारे में बताने के लिए, तो कोई उसकी बात ही नहीं सुनता और कोई नया ग्राहक आता ही नहीं।
क्योंकि सोनू मोनू जैसा बात करने में एक्सपर्ट नहीं था और वो निराश होकर वापस आता है। आ गया? कितने नए लोगों को लाया? एक भी नहीं। हो गया ना टाई टाई फीस? अब देख मैं कैसे ढाबा चलाता हूं। पुराने जो लोग खाने आए थे अपने बड़े वाले स्पून से खाना परोसते हैं, लेकिन मोनू सोनू जितना एक्सपर्ट नहीं था तो एक के ऊपर सांभर गिरा देता है। अरे मर गया रे, हाय मार डाला, पूरा सांभर गिरा दिया। अरे बाप रे, जला दिया सब कुछ। फिर किसी दूसरे के ऊपर सब्जी गिरा देता है और ऐसे ही उल्टा फुल्टा खाना परोसने के कारण सभी लोग बिन खाए ढाबे से चले जाते हैं। सोनू यह सब देख के खूब हंसता है। ले, हो गया फुसफुस। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। हाँ, तो तू कौन सा अच्छा काम किया? तूने भी तो कोई ग्राहक नहीं लाई। और ऐसे ही दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। दोनों के झगड़ने की आवाज ढाबे के बाहर तक जाती है। इस कारण उनकी सभी बातों को एक बुजुर्ग सुन लेता है और ढाबे के अंदर चला जाता है। क्या हुआ? तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? फिर दोनों सारी बातें बता देते हैं। बेटा एक बात कहूँ, वो कहावत है ना, जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंका बाजे। उसी तरह जो जिस काम में एक्सपर्ट है वही काम करो और आपस में झगड़ा मत करो, नहीं तो तुम्हारा इतना अच्छा ढाबा बंद हो जाएगा जिसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, लंबा चम्मच। और दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों अपने सोशल डिस्टेंसिंग ढाबे को बहुत अच्छे से चलाते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। कॉमेडी स्टोरी। एक बार डॉक्टर राजेश हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। इतने में एक पागल राम जी वहां आकर डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, सब भूल जाता हूँ। तुम कहां से आए हो? तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार कहां हैं? तुम रहते कहां हो? मुझे कुछ भी याद नहीं है सर। ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर आओ, हमारे साथ रहो। तुम्हारा पागलपन जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक। ये कहकर डॉक्टर उसे अपने घर ले जाता है। डॉक्टर की पत्नी ललिता इस तरह से कहती है, क्यों इस पागल को हमारे घर ले आए? जैसे ही इसका पागलपन ठीक हो जाएगा ये यहां से चला जाएगा। ठीक है, रहने दो। अच्छा, कल हम पिकनिक जा रहे हैं ना, तो क्या इस पागल को भी लेकर चलेंगे? चलेंगे। इस पागल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसे कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है। अरे राम जी, वो सारे फल लाकर गाड़ी में रख दो, हम पिकनिक जा रहे हैं। ठीक है सर जी। राम जी सारे फल लाकर गाड़ी में रख देता है। अरे क्या रे राम जी, ये क्या किया तूने? मैंने तुम्हें फल रखने को कहा था, ना कि नारियल। आपने खाने की चीजों को कहा था ना, ये भी तो फल ही है। नहीं नहीं, ये सब निकालो बाहर। जो पिकनिक के लिए चीजें जानी चाहिए वही रखो। सब गांव के बाहर एक खाली जगह पर एक टेबल अरेंज करते हैं और उस पर सारी चीजें जमाते हैं। तब डॉक्टर राम जी से इस तरह कहते हैं, ओ राम जी, हमें खाने के लिए कुछ दो। इतने में एक चोर पेड़ के पीछे से खड़े हुए ये सब देख रहा था। वो भूखा था। वो चुपके से आकर उनके टेबल के नीचे बैठ जाता है। ओ राम जी, मुझे पूरी लाकर दो। ये लीजिए साहब जी। ये कहकर राम जी पूरी लाकर डॉक्टर को देता है। क्यों रे राम जी, एक ही पूरी लाया है, सब्जी लाना भूल गया क्या? ये कहकर डॉक्टर पीछे मुड़कर देखता है। लाता हूं साहब जी। राम जी पूरी लाने जाता है। इतने में चोर टेबल के नीचे से पूरी निकालकर खा लेता है। अरे ये पूरी कहां गई? पता नहीं साहब जी। ठीक है, चल सेब रख यहां पे। जी साहब जी। राम जी सेब टेबल पर रखता है। डॉक्टर पीछे मुड़कर देखते हैं, चोर सेब निकालकर खा लेता है। क्यों रे, सेब कहां हैं? तू सब निकाल कर खा रहा है क्या? नहीं साहब जी, मैंने कुछ नहीं निकाला। अच्छा देख, टेबल के नीचे कोई है क्या? राम जी टेबल के नीचे देखता है।
बोल, टेबल के नीचे कोई नहीं है। ठीक है। राम जी डॉक्टर साहब से टेबल के नीचे कोई नहीं है ये कहता है। ठीक है, छोड़ इस बात को, हमने तो थोड़ा बहुत खा लिया है, मुझे नहीं पता कि तुमने खाया या नहीं। एक काम करो, वहां कोई मकई भून रहा है, वहां जाकर मकई खा लो और 4 मकई ले आओ। ठीक है साहब जी। ये कहकर राम जी वहां जाता है और गर्मा गर्म कढ़ाई को लाकर टेबल पर रख देता है। अरे वाह, लगता है भुनी हुई मकई आ रही है। ये कहकर चोर जलती हुई कढ़ाई पर हाथ रख देता है। हे भगवान, मेरे हाथ जल गए, हे भगवान। चोर टेबल के बाहर आता है। तुरंत राम जी लकड़ी लेकर चोर के सर पर मारते हैं। चोर का सर चकराता है और वो वहीं गिर जाता है। अरे, हमने तो तुम्हें मकई लाने को कहा था, तो ये कोयले की कढ़ाई कहां से ले आया? साहब जी, हम जो कुछ भी लाए थे वो ये चोर खा गया, और मुझे भी कह रहा था कि डॉक्टर साहब से कहना कि मैं नीचे नहीं हूं, इसलिए इसे सबक सिखाने के लिए मैं ये लेकर आया हूं। देखो, हाथ जले तो बाहर आया ना ये। शाबाश, तुम्हारा पागलपन कम हो चुका है, अब तुम कोई भी बात नहीं भूलोगे, अब आराम से अपने घर जा सकते हो। ये कहकर सब वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। उड़ती सवार री ऑटो। गोरखपुर नाम के गांव में कबीर नाम का एक ऑटो वाला रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। उसी गांव में सुधीर नामक एक युवक रहता था जो कुछ भी कामकाज नहीं करता था और पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन सुधीर ने ऑटो रोककर कहा, ऑटो ऑटो, अस्पताल चलोगे क्या? हाँ हाँ चलूंगा, 200 रुपए होंगे। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन मेरे पास नोट नहीं है, मैं तुम्हें गूगल पे कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मेरे नंबर पे कर देना। कबीर सुधीर को गूगल पे करने के लिए कहता है। ये लो गूगल पे। ऐसा कहकर वो एक चित्र गूगल पे स्टिकर दिखाता है। अरे, मैंने कहा गूगल पे करने के लिए, ये स्टिकर क्यों दिखा रहे हो? हाँ, मेरे पास ये गूगल पे का स्टिकर ही तो है। कबीर को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो इधर उधर देखता रहता है। इतने में उसकी नजर अस्पताल के बोर्ड पर पड़ती है। तभी जाकर उसे पता चलता है कि ये अस्पताल पागलों का अस्पताल है। वो बिना कुछ कहे सुधीर को अंदर छोड़कर वहां से चला जाता है। उसे ऑटो में एक बैग दिखाई देता है। वो उस बैग को खोलकर देखता है। इतने में ही वो बैग आवाज करते हुए फूट जाता है। कबीर थोड़ी दूर जाकर गिरता है। उसका चेहरा पूरा काला हो चुका था। इस बैग में तो बम था, शायद उसी बेवकूफ ने रखा होगा। कुछ दिनों के बाद कबीर ऑटो ना रहने के कारण उदास होकर बैठा रहता है। तभी उस ओर एक महर्षि आते हैं। कबीर अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताता है। तब वो ऋषि कबीर को एक उड़ने वाला ऑटो प्रदान करते हैं। कबीर उस ऑटो में लोगों को बैठाकर ज्यादा पैसे कमाने लगा। ये ऑटो की खास बात थी कि कोई भी गुनाहगार उसमें बैठ जाता है तो वो ऑटो गोल गोल घूमकर उनको नीचे गिरा देता। एक दिन उस ऑटो में एक शराबी बैठता है तो ऑटो उसे गोल गोल घुमाकर नीचे गिरा देता है। एक चोर भागते हुए चोरी का बैग लेकर ही उसमें बैठता है। तब भी ऑटो उसे गोल गोल घुमाकर भगा देता है। कबीर इस तरह ऑटो से सबकी सहायता करता रहता है। इस तरह कबीर का अच्छा नाम हो जाता है। सारे गांव वाले उस उड़ने वाले ऑटो के बारे में चर्चा करने लगे और सभी लोगों को वो ऑटो बहुत पसंद आया। एक दिन दो व्यक्ति बातचीत कर रहे थे। अरे, कबीर भाई की ऑटो में बैठेंगे तो हवा में सैर कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी मंजिल तक तुरंत ही पहुंच सकते हैं। इस तरह सभी लोग कबीर के ऑटो में बैठना चाहते थे। कबीर की कमाई भी अच्छी हो जाती है। अब कबीर के पास बहुत पैसा आने लगता है। इस तरह उसका घमंड भी बढ़ जाता है और वो मेहनत करना छोड़ देता है।
कुछ दिनों बाद एक दिन कबीर अपने ऑटो में बैठकर उसे उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑटो नहीं उड़ता। कबीर की आंखें खुलती हैं और वो बहुत दुखी हो जाता है। हे ऋषिवर, आप कहाँ हैं? मुझे इस संकट से निकालिए। इतने में ऋषि आते हैं। मेरे ऑटो को क्या हुआ? ये हवा में क्यों नहीं चल रहा? तुम इन दिनों बहुत ही घमंडी और आलसी हो गए हो। ऑटो तुम्हारी मेहनत और अच्छे गुणों के कारण दिया गया है। तुम इन अच्छे गुणों को छोड़कर और पैसों के घमंड में आ गए, इसलिए मैंने इस ऑटो की शक्ति वापस ले ली। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी अक्ल घास चरने चली गई थी। आसानी से पैसे हाथ में आ जाने के कारण मैं मेहनत करना भूल गया हूँ। अभी मुझे ये उड़ने वाला चमत्कारी ऑटो नहीं चाहिए। मैं पहले की तरह अपनी मेहनत पर ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। बेटा, हमेशा मेहनत करने वालों की ही भगवान सहायता करते हैं। तुमने अपनी गलती स्वीकार की है, इसलिए मैं तुम्हें ऑटो की उड़ने की शक्ति फिर से प्रदान करता हूं। ये कहकर वो वहां से चले गए। उस दिन से कबीर मेहनत से काम करते हुए सुखी जीवन बिताता है। मेहनत करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।